अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें आप टैक्स रिटर्न 2022 के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालात के जवाब जानेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑन डेट जो 5 मिलियन से कम होता है वो कहाँ एंटर करना है, बिकॉज उसको एंटर करने वाला सेक्शन खत्म हो गया है। तो इस सवाल का जवाब है कि सेक्शन खत्म नहीं हुआ बल्कि उसकी जगह चेंज कर दी गई है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। पहले जब हम यहाँ पे इस फॉर्म में आते थे तो यहाँ पे ये जो अदर सोर्सेज था इसके अंदर ये रिसिप्ट एंड डिडक्शंस में जाते थे और यहाँ पे इस हेड के ऊपर एक हेड मौजूद होता था जिसमें कहा जाता था कि आप अपना प्रॉफिट एंटर करें जो 5 मिलियन से ज़्यादा ना हो। अब उस पहले हेड को देखने के लिए आपने आना ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे और उसके बाद नीचे ये फाइनल फिक्स्ड पे। यहाँ पे आके आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको हेड यहाँ पे नजर आ जाएगा, जैसे कि है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो ये हेड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। सिमिलरली इसको एंटर आपने उसी तरह से करना है। मिसाल के तौर पे ये आपने प्लस वाला आइकन दबाया, ऊपर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखा, नीचे आपने लिखा है वो आपका अकाउंट है HBL का है या जिसमें आपने वो रखा हुआ अपना प्रॉफिट सारा, उसको लिखेंगे आप। यहाँ से ओके करेंगे, ये देखिए सेल बन गया। यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख दें आपका पूरा, मिसाल के तौर पर 1 लाख आपका प्रॉफिट आया था और उसके ऊपर 15% जो आपका टैक्स डिडक्शन हुई है वो लिख देंगे। वापस चलेंगे ऊपर, यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये देखिए जितना अपना टैक्स चार्जेबल बन रहा था उतना ही आपने एंटर किया, यानी ये 15% के हिसाब से होता है। तो इसको आपने यहाँ पे इस तरह से एंटर करना है। ये हेड वहाँ से चेंज होके इसके अंदर फाइनल फिक्स्ड के अंदर ये शिफ्ट हो गया है, तो ये हेड खत्म नहीं हुआ। आई होप कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि गाड़ी की सेल करने पर जो प्रॉफिट जो गेन हासिल होता है उसको कहाँ पर और कैसे एडजस्ट करें, और अगर पुरानी गाड़ी सेल कर दी है न्यू ले ली है तो उसको कहाँ और कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इस सवाल का जवाब है कि वेल्थ स्टेटमेंट में। नाउ लेट मी शो यू द मेथड। आपने IRS में आना है और यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के नीचे आपने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे आ जाना है। और मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे देखें तो मैंने एक गाड़ी यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है 15 लाख रुपए की और इस टैक्स ईयर 2022 में आपने इसको कर दिया है सेल और सेल आपने किया है 17 लाख रुपये में। अब 2 लाख रुपए का जो ऊपर से गेन हासिल होगा उसको आपने यहाँ पे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे आना है और ये जो हेड है गेन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको गेन हासिल होता है वो अब यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने लिख दिया यहाँ पे 2 लाख जो आपको गेन हासिल हुआ। इसके बाद हमने किया इसको कैलकुलेट तो ये यहाँ पे भी ऐड हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये जो 15 लाख की अमाउंट थी उस पर गेन तो आपने ले लिया है, लेकिन ये 15 लाख की अमाउंट भी आपके पास आई है क्योंकि आपने 17 लाख कमाया। तो ये 15 लाख की अमाउंट को आपने यहाँ से कर देना है डिलीट। क्यों डिलीट करना है? वो इसलिए करना है कि गेन आपको 2 लाख हुआ है और बाकी 15 लाख आपके पास किस फॉर्म में किस नेचर में आया है उसमें आपने एडजस्ट करना है। अगर तो वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है तो यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर करोगे, उसमें 15 लाख लिख दोगे। या अगर आपके पास अभी वो कैश इन हैंड ही पड़ा है तो ये जैसे पहले 10 लाख किया था इसमें 15 लाख और एंटर कर दें। यानी आपने बताना होता है कि वो 2 लाख मेरा गेन हुआ है उस पर और उस पर जो मुझे 15 लाख रुपए जो मेरा एक्चुअल अमाउंट थी वो मेरे पास अब किस शेप में पड़ी है, वो शेप आपने बतानी होती है। इस सवाल का दूसरा पोर्शन ये था कि जो गाड़ी अब हमने सेल कर दी है उसके ऊपर हमें गेन हासिल हुआ है और उसमें हम अगर मज़ीद पैसे एंटर करके नई गाड़ी ले लें तो फिर हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके लिए आपने ये करना होता है कि सिमिलरली ये मोटर व्हीकल वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना मेक मॉडल बताना है। यानी जैसे पहले बताया हुआ था होंडा सिविक का कोई नया मॉडल ले लिया, मिसाल के तौर पर 20 मॉडल ले लिया है और वो पड़ा है आपको तकरीबन 20 लाख रुपए में। ये 20 लाख हमने यहाँ पे बता दिया। अब 2 लाख रुपए जो आपको गेन हुआ था वो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हुआ है यहाँ पे। ये हमें 2 लाख रुपए गेन हासिल हुआ था पिछली गाड़ी को सेल करने के बाद। तो अब बाकी का जो 3 लाख रुपया इसमें मज़ीद एंटर हुआ है, 15 लाख से ये 20 लाख की अमाउंट बन गई है, वो आपने बताना है वो आपके किस अकाउंट में से माइनस हुआ। अगर आपके बैंक अकाउंट में था यहाँ पे तो बैंक अकाउंट के टोटल अमाउंट में से 3 लाख कम कर दें। अगर आपके पास कोई पर्सनल आइटम की सूरत में था तो इससे कम कर दें अमाउंट। या अगर आपके पास वो कैश इन हैंड जैसे यहाँ पे 10 लाख था तो इसमें से 3 लाख माइनस करके यहाँ पे इसको आप 7 लाख कर दें। यानी यहाँ पे 7 लाख हो जाएगा और इसकी जो 3 लाख की अमाउंट थी वो एडजस्ट हो जाएगी ये जो आपने नई गाड़ी ली है इसमें। सो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो सेल और परचेज दोनों को। थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल बट ऑफन पीपल आस्क अबाउट इट विच इज़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिटेल्स कहाँ एंटर करें। तो हम वापस आ गए इसी में और यहाँ पे आपने आना है, सबसे ऊपर देखें तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और उसके नीचे आपको हेड मिलेगा कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसके सामने आपने ये प्लस वाला आइकन दबाना होता है। ऊपर आपने बताना होता है कि वो आपका एड्रेस क्या है। जैसे हम लिख देते हैं 14B ब्लॉक माल्टा टाउन लाहौर, नीचे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है
ये लिखने के बाद आपने इसको करना है ओके, और यहाँ पे आपने उसकी टोटल अमाउंट बता देनी है जितने की भी वो प्रॉपर्टी आपकी बनती है। इस तरह से आपने डिक्लेयर करनी होती है अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि अगर पुरानी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 114(4) का नोटिस नहीं आया तो क्या पुरानी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब इस तरह से है कि FBR आपसे पिछले 5 साल के टैक्स रिटर्न मांग सकता है, बट इफ़ FBR आपको इनबॉक्स में 114(4) का नोटिस फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर नहीं भेजता देन आपको पिछले साल के रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। जब नोटिस आएगा और वो जिस साल के लिए होगा उस साल की रिटर्न फाइल कर दें। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन 2029 में हुई है मगर मुझसे पिछले सालों की टैक्स रिटर्न फाइल करने को क्यों बोला जा रहा है? सेम आंसर है इसका भी। FBR पिछले 5 साल का डाटा मांग सकता है, जिस साल का नोटिस आपको आएगा उस साल के फाइल कर दें। 114(4) को फाइल करने के लिए फॉर्म की सिलेक्शन नॉर्मल रिटर्न से ज़रा डिफरेंट होती है, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो से भी हेल्प ले सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ वेरी रेलिवेंट टू यू विच इज़ जो एसेट्स इस साल सेल कर दी हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है। सिमिलरली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो चीज़ आप सेल कर देते हो उसको आपने करना होता है यहाँ से माइनस, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, वो आपकी गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो जो आपने एसेट की ज़रूरत में यहाँ पे जोड़ी होती है इसके साथ, तो उसको बाद में एडजस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर 50 लाख का आपने घर ये सेल कर दिया तो ये 50 लाख अब आपके पास किस शेप में है, आपके बैंक अकाउंट में है तो उसमें बता दें, अगर आपके पास कैश इन हैंड में पड़ा तो उसके बता दें, या उससे आपने कोई प्रीशियस आइटम ले ली है या मज़ीद कोई एसेट्स इन अदर नेम ले लिए हैं, किसी और के नाम पे ले लिए हैं, तो वो हमने बताना होता है कि हमने इसको यहाँ से डिक्लेयर कर दिया है यानी ख़त्म कर दिया है और अब हमने नई चीज़ इसमें एडजस्ट कर दिया है। नए में कैश में हो सकता है, किसी के नाम पे नया प्लॉट हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट वो जा सकती है, तो जिस शेप में वो अब आपके पास मौजूद होगा आपने उस शेप में उसको बताना आपने इसी वेल्थ स्टेटमेंट में ही होता है, इसके बाहर कहीं नहीं। सेवन्थ क्वेश्चन है कि जो बाहर से रकम मैंने बैंकिंग चैनल के ज़रिए पाकिस्तान में भेजता हूँ वो फ़ॉरेन इनकम में शो करेंगे या फ़ॉरेन रेमिटेंस में? तो भाई इसका सिंपल आंसर ये है कि वो फ़ॉरेन रेमिटेंस में जाएगी, और फ़ॉरेन रेमिटेंस में भेजने के लिए आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे आना है और ये रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे जाना है। यहाँ पे देखो ये फ़ॉरेन रेमिटेंस का आपको हेड मिलेगा, इसमें आप डिक्लेयर कर दोगे। जो फ़ॉरेन इनकम होती है वो मोस्टली होती है फ्रीलांसर्स के लिए जो बाहर से रकम अर्न करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। आप क्योंकि बाहर बैठे हैं और बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं यहाँ पे अपने घर वालों के लिए थ्रू बैंकिंग चैनल, तो वो फ़ॉरेन रेमिटेंस होती है। 8th क्वेश्चन है कि एक बंदा मल्टीपल सोर्स इनकम लेता है, फॉर एग्जांपल सैलरी भी लेता है एंड हाउस रेंट भी, तो उसको कैसे फाइल करेंगे? तो यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे मैंने सैलरी एंटर की हुई है 12 लाख रुपए, ये उनकी 1 साल की सैलरी है, और अब इनके पास जो इनको रेंट मिलता है मिसाल के ऊपर जो इनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके लिए चलना होता है आपने प्रॉपर्टी के टैब पे और यहाँ पे रिसिप्ट एंड डिडक्शंस पे। तो यहाँ पे आके देखें तो ये जो थर्ड हेड है यहाँ पे रेंट रिसीव और रिसीवेबल, ये इस हेड में आपने अपने 1 साल में जितना भी आपने अपना रेंट रिसीव किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6 लाख, ये लिखने के बाद आपने इसको करना है कैलकुलेट। इस पे जो 1/5 है वो आपको मेंटेनेंस चार्जेस में वैसे ही माफ़ हो जाता है, भी 1 साल में बंदा इतना तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे उसको रेनोवेट करने में लगा देता है, तो ये माफ़ हो जाता है 1/5। और बाकी जो बचेगा यहाँ पे 4,80,000 रुपये, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इस हिसाब से अब आपका टैक्स काउंट होगा। टैक्स कैलकुलेशन देखने के लिए आपने चलना है ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे और नीचे ये कंप्यूटेशन पे। यहाँ पे देखें तो ऊपर आपकी सैलरी भी आ रही है और नीचे आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो अब इन दोनों अमाउंट्स को जमा कर लेने के बाद जो आपकी वैल्यू बनेगी, जैसे ये 16,80,000 बनी है, तो इस पे अब आपको टैक्स चार्जेबल होगा, जो कि यहाँ पे नीचे आपको ये 1,57,000 नज़र आ रहा होगा। इसमें कुछ मजीद आपके एडजस्टेबल टैक्सेस भी होते हैं जो आप एंटर करते हो, तो वो आपकी जो मेन होता है आपका जो एडमिटेड टैक्स वो माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। तो कोशिश ये करें जितने भी आपके एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं वो आप लाजमी एंटर करें ताकि आपका कम से कम टैक्स बने। 9th क्वेश्चन इस जिन लोगों की अभी न्यू जॉब हुई है, अभी 4 या 5 मंथ ही हुए हैं, उनको भी फाइलर होना होगा? इस सवाल का जवाब के लिए 2 सिचुएशंस है। फर्स्ट, उनका टैक्स ईयर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर उनकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है तो उनके लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो चाहें तो हो सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ये थे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। कोई और क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।